कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। 10 मिनट खड़ा पूरा काट के लेके आऊंगा। अब लोग रेडी हैं? पाकिस्तान के लिए, मुनीर के लिए 2 मिनट 23 सेकंड, टोटल 143 सेकंड का एक वीडियो जारी हुआ है। यह वीडियो इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने जारी किया है। तो क्या बहुत जल्द कुछ धमाकेदार होने वाला है? रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन का अलार्म बजा दिया गया है। तो क्या फॉरएवर इन ऑपरेशंस, ऑलवेज इन कॉम्बैट वाले कैप्शन के जरिए इंडियन आर्मी ने आतंकिस्तान को अगली स्ट्राइक का सिग्नल दे दिया है? और क्या इसीलिए नॉर्दर्न कमांड ने 143 सेकंड का यह वीडियो जारी किया है? अब सवाल है कि इंडियन आर्मी को अचानक यह वीडियो जारी क्यों करना पड़ा? हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का ट्रेलर क्यों दिखाना पड़ा? तो ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी एलओसी के उस पार मौजूद लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हो गए हैं। आतंकी किसी भी वक्त हिंदुस्तान की सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं और यह खुफिया जानकारी खुद बीएसएफ के आईजी ने दी है। मैं थोड़ा एलसी सिनेरियो के बारे में बता सकता हूँ आपको कि यस, जो हमारे एओआर के अपोजिट जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, स्पेशली कुपवाड़ा, बांदीपुर और बारामूला, उसमें टेररिस्ट की प्रेजेंस हमको दिखती है, जो कि एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है। कभी वेदर ख़राब होने की वो कोशिश करते हैं कि उस मौसम में कभी निकल जाएं, तो कोशिश उनकी लगातार होती है और उसी हिसाब से हम भी तैयार रहते हैं। ये लगातार कोशिश होती है कि जब स्नो गिरना शुरू हो उससे पहले वो कुछ अटैम्प्ट करें। अभी भी 2 महीने हैं, मतलब नवंबर तक, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके 6 महीने बाद उनके पास चांसेस इन्फिल्ट्रेशन के बहुत कम हो जाएंगे। तो लगातार उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ। लेकिन जिस चौकसी से हम आर्मी के साथ बैठ के एलसी पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। एलसी हम आर्मी के साथ बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं और जैसा कि आपने देखा होगा, इस साल 2 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए थे, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिए। और जिस चौकसी से हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो नई मेथोडोलॉजी हम लगा रहे हैं विद नए सर्विलांस इक्विपमेंट, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को करना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर उस वक्त आई है जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अमेरिका में मौजूद हैं। शहबाज और मुनीर ट्रंप के साथ गलबहियां कर रहे हैं और उधर आईएसआई मुनीर के ऑर्डर पर हिंदुस्तान में अपने पालतू आतंकवादियों के दम पर एक बड़ा आतंकी हमला कराने की फिराक में है। बस कुछ घंटों पहले ही पेशावर में जैश-ए मोहम्मद ने एक जलसा किया है। इस जलसे में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी स्ट्राइक्स में मारे गए जैश के आतंकियों की याद में मातम मनाया गया है। दीवारों पर उनकी फोटो चिपकाई गई है और यहीं पर हिंदुस्तान से बदला लेने की गीदड़ भभकी दी गई है। लेकिन अगर जैश ने एक भी हमला किया तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर भारत पर एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर उसके बाद फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाएगा और इसके कई हिंट आज ही मिले हैं, वो भी एक साथ। पहले भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करते हैं।
न्यूयॉर्क में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। इसके अलावा आईबीएसए यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यूएनजीए में आतंकिस्तान का कंगाल वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी स्पीच में लंबी लंबी फेंक रहा था, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो भारत की सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट्स में से एक पेतल गहलोत ने सिर्फ 4 मिनट में पूरे पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और सामने से चेतावनी दे दी कि या तो भारत को उसके मोस्ट वांटेड आतंकी सौंप दो या फिर हिंदुस्तान का सबसे करारा प्रहार झेलो। Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. लेकिन जिस तरह कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी नहीं सुधर सकता है। मुनीर एक तरफ अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की फिराक में है और दूसरी तरफ वो लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों को पीओके से शिफ्ट करके केपीके में ले गया है। मुनीर को लग रहा है कि उसके आतंकी पीओके में रहे तो भारत उन्हें मार डालेगा। वो ये सोच रहा है कि केपीके में उसके पालतू आतंकी सुरक्षित रहेंगे। मुनीर यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अगर पीओके में घुसकर मार सकता है, बहावलपुर, रावलपिंडी तक पहुंच सकता है, तो फिर केपीके कहां बचने वाला है। हिंदुस्तानी मिसाइलों की रेंज में केपीके का कोना कोना काफी पहले से है, बस बटन दबने का इंतजार है। इंटेलिजेंस असेसमेंट इंडिया की ये कह रही है कि जनाब लश्कर तैयबा और बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप थे, जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने एसेट्स और अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं जी कि वो कश्मीर से निकल रहे हैं। ये दैट इज न्यू स्टोरी विच इज इमर्जिंग एंड डेवलपिंग। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप अमेरिका के अंदर मौजूद है, दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ये नैरेटिव आना, इंडिया ने ये महसूस किया कि क्यों ना हम अपने ये जो वो उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो पाकिस्तान के बारे में भेजें। और वो समझते हैं कि जनाब जो जैश मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के जो ग्रुप हैं वो अपने जो कैंप्स हैं वो और जगह मूव कर रहे हैं और इनके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो चित्राल की तरफ जा रहे हैं, लोअर दीर में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इट मीन्स कि ऑन वट एवर बेसिस इंडिया ये कह सकता है कि जी ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल केपी के अंदर या लोअर दीर के इलाके के अंदर हो रही है, ये लश्कर तैयबा के लोग हैं, ये जैश के लोग हैं, ये हिजबुल वो जो एक ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, ये उनके लोग हैं। तो शायद हमें अगेन यहाँ पे करना चाहिए कि अगर ऐसे होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंडिया मज़ीद हमला कर सकता है। इंडिया मज़ीद हमला, क्योंकि इंडिया ने एक चीज़ कही हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर नो। सो एक चीज़ तो इस चीज़ में ज़रा समझें, the only lens from where India wants to watch Pakistan, or the only lens from where India believes that Pakistan must be watched, is the lens of terrorism. बहरहाल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये असेसमेंट जो है ये बड़ी डेंजरस असेसमेंट है। डेंजरस इसलिए नहीं कि हकीकत क्या है इसमें, वो अपनी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी। मुझे रियलिटी का नहीं पता। मुझे जिस चीज़ का पता है वो ये है कि दे आर इनटू दिस गेम, वो इस गेम के अंदर हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इफ ही डजंट चेंज दिस माइंडसेट, तो हम कैसे खित्ते में आगे जाएंगे? हम कैसे खित्ते में आगे जाएंगे अगर ये माइंडसेट हमारे बारे ऐसे ही है कि नहीं इनको हमने मारना है, ये दहशतगर्दी है, मारना है, ये दहशतगर्दी है, तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू वेरी प्रोडक्टिव, चीज़ें नहीं होने वाली। और इंडिया का बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना, इंडिया का बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना
will have consequences. When I see this entire story कि बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा या हमला हो सकता है या हमला किया जाना की तैयारियां हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जंग फैल ही ना जाए, क्योंकि इंडियन जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि हमें लंबी जंग लड़नी होगी पाकिस्तान से। ये मिलिट्री लीडरशिप कह रही है। लंबी जंग में देखें, बोथ कंट्रीज आर वेरी हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड। इट्स नॉट लाइक रशिया एंड यूक्रेन, बड़े डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं। तो ख़तरा ये है कि जंग का नुकसान बड़े पैमाने पे होगा। देखें, इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी टू डैमेज पाकिस्तान टू द मैक्सिमम ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। सुना आपने, पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जिसके दम पर वो पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर सकता है। अग्नि 5 से लेकर अग्नि प्राइम तक ब्रह्मोस से लेकर स्कैल्प मिसाइल तक भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों तक ही युद्ध के मैदान में टिका रह पाएगा। और अब तो भारत अपनी इस ताकत में कई गुना इजाफा करने जा रहा है। मुनीर की फौज और मुनीर के आतंकवादियों के लिए एक से बढ़कर एक और खतरनाक वेपन लेकर आ रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हिंदुस्तान के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में फिट एक घातक मिसाइल है और 400 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है। 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर UAVs, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हवा में नष्ट कर सकता है। भारत रूस से एडिशनल 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई इसी मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ISR एयरक्राफ्ट, खासकर एक SAAB 2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म को मार गिराया था, वो भी 314 किलोमीटर की रेंज तक जाकर। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए अब एक और घातक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील साइन की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 30,000 करोड़ रुपए की यह बड़ी डील हुई है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम काफी तेज काम करता है। यह चलते फिरते टारगेट को खोजने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। यह कम समय के ठहराव पर भी फायर कर सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद MRSAM और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। यह मिसाइल सिस्टम शॉर्ट से मीडियम रेंज में एयर डिफेंस प्रोवाइड करेगा। हिंदुस्तान की यह सारी तैयारी ही पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की जा रही है और इस तैयारी की घबराहट इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक सबके चेहरे पर नजर आ रही है। नए जेट्स इंडिया खरीदेगा। जो इंडिया ने इंडिजिनस तेजास जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो, ठीक है जी, ये बड़ी एक्विजिशंस हैं जो इंडिया करने जा रहा है। और इस सिलसिले में इंडिया ने 97 तेजस MK-1A जेट्स 62 करोड़ रुपए के वो इंडिया जो है वो खरीद रहा है। दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट। 62,000 करोड़, 62 करोड़ की नहीं, 62,000 करोड़ रुपए के इंडिया खरीद रहा है। सो ये एक फैक्टर है कि इंडिया जो है वो एक ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है इन द मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत और इस तरह पे। इस वक्त जो इंडिया के पास जो फाइटर जेट्स हैं, जो मल्टी रोड फाइटर जेट जो कैपेबल हैं एयर टू एयर
और एयर टू ग्राउंड मिशंस के हवाले से, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिशंस के हवाले से। वो जो पुराने ज़माने में होता है ना डॉग फाइट, अब डॉग फाइट नहीं होती कि जहाज इधर जा रहा है इधर जा रहा है। इंडिया ने राफेल, स्टिल इंडिया के पास दे आर दी स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट है। इन्होंने 36 लिए थे, मेरे ख्याल है ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। एडवांस रडार, वेपन, स्टेल्थ फीचर, दिस दैट, ये वो, ये मतलब तगड़ा जहाज़ है। वो पाकिस्तान के एयरफोर्स के ऑफिसर ने कहा था ना, राफेल इज़ इक्वली एक्सीलेंट फाइट जेट इफ़ एम्प्लॉयड वेल, कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक तगड़ा जहाज़ है। अब पाकिस्तान को तो नहीं मिलेगा राफेल, कि मिलेगा? फ्रांस तो कभी भी नहीं देगा हमें। जो जेट इंडिया के पास हैं राफेल हैं। दूसरे नंबर पे Su-30 है जो है, दैट इज़ मेड इन इंडिया, रशिया है, रशियन है, मेड इन इंडिया है, ठीक है जी। जो कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। राफेल 36 के करीब हैं और मज़ीद आ रहे हैं। कुछ इंडिया जो है वो अपनी उसके लिए ले रहा है, नेवी के लिए ले रहा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो Su-30 हैं ये कुछ 270 यूनिट्स इनके पास हैं। ये ट्विन इंजन हैवी फाइटर है, रेंज और पेलोड भी लेके जाता है। Su-30 इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर तेजस है इंडिया के पास, ये इन्होंने इंडिजिनसली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दिस दैट। फिर इनके पास मिराज 2000 है, 2000 है, फ्रांस का, जो इनकी अपग्रेडेड वर्जन जो है वो स्टिल दैट इज़ इन द सर्विस। ये कहते हैं कि हमने इसको बालाकोट में इस्तेमाल किया। देन ग्राउंड अटैक करने के लिए, वैसे एयर सुपरियॉरिटी जो फाइटर जेट्स हैं वो इनके पास, इंडिया के पास Su-30 है और MiG-29 है, याद रखिएगा। देन इनके पास जो अच्छे जहाज़ हैं वो जैगुआर है, ठीक है जी, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी जो रीजन है वो फ्रांस और बरतानिया में है, और दूसरा मिराज 2000 है, अगेन फ्रांस का जो है, ठीक है। सो इंडिया के पास फ्रेंच एंड रशियन जेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और नेवी स्पेसिफिक फाइटर जेट्स भी इनके पास हैं, जिसमें MiG-29 है, वो भी रशियन है, और राफेल है, और इसी तरह इंडिया ने अपने भी को बनाए हैं। जो मज़ीद ये जेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वो तेजस मार्क 2 है, जो अंडर डेवलपमेंट है, वो भी बड़ा जेट बना रहे हैं।